एरनपुरा की अगर मैं बात करूं, एरनपुरा में किस प्रकार से क्रांति आपके शुरू हुई है और किस तरह एरनपुरा के जो सैनिक हैं वे अव्वा के सैनिकों से मिले हैं, उस घटनाक्रम को आप समझिए। एरनपुरा के अंदर आपके जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो जोधपुर लीजियन के जो घुड़सवार सैनिक हैं वह सैनिक आपके एरनपुरा जो छावनी है वहां आपके स्थापित है और ये प्रशिक्षण के लिए आपके माउंट आबू गई हुई थी। इसे जो सैनिक टुकड़ी है उनके जो समय समय पर जो आपके प्रशिक्षण होते थे और उन्हीं प्रशिक्षणों को पूर्ण करने के उद्देश्य से जो ये जोधपुर लीजियन के जो घुड़सवार सैनिक है वो आबू में गए हुए थे। और 21 अगस्त 1857 के आसपास, तारीख ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी घटनाक्रम हमें क्रम से याद रहे इसलिए मैं तारीख आपको बता रहा हूँ। 21 अगस्त 1857 के आसपास ये जोधपुर लीजियन के जो सैनिक है उन्होंने क्रांति करने का एक प्रकार से विचार बनाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से नसीराबाद के बाद में नीमच और फिर देवली के जो सैनिक है उन्होंने क्रांति के अंदर भाग ले लिया है और अपने अपने स्थान पर वो क्रांति को आपके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और वही घटनाक्रम आपके जोधपुर लीजियन के घुड़सवार करना चाहते हैं। इसके 2 दिन बाद में ही 23 अगस्त 1857, यह तारीख आप याद रखें। 23 अगस्त 1857 को फिर ये जोधपुर लीजियन के जो घुड़सवार सैनिक हैं वो आपके एरनपुरा आते हैं और एरनपुरा आने के बाद में इसी तारीख को अर्थात 23 अगस्त को इन्होंने क्रांति करने का निर्णय लिया और जो क्रांति का बिगुल बजाया इन्होंने एरनपुरा के अंदर वो आपके 23 अगस्त को ही है। और यहाँ पर जो क्रांति का नेतृत्व करता थे वो आपके 3 आपके जो व्यक्तित्व है, आप उन तीनों का नाम भी याद रखें। एक जो आपके क्रांतिकारी थे उनका नाम था मोतीचंद, एक आपके है तिलक राम और जो तीसरे हैं उनका नाम आपके शीतल प्रसाद। ये तीनों नाम आप याद रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पत्र होते हैं अक्सर उनमें इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो एरनपुरा जो आपके सैनिक छावनी है उसके अंदर क्रांति करने वाली जो सैनिक टुकड़ी है वह है आपके जोधपुर लीजियन और 23 अगस्त 1857 को उन्होंने क्रांति करने का निर्णय लिया है। और जो क्रांति का नेतृत्व करता है, जैसे हमने नसीराबाद के संदर्भ में पढ़ा था, फिर हमने नीमच के संदर्भ में पढ़ा था कि वहां पर जो क्रांति का नेतृत्व करता आपके हीरा सिंह है, फिर हमने देवली के संदर्भ में पढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम एरनपुरा के संदर्भ पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों नाम हैं मोतीचंद, तिलक राम और शीतल प्रसाद, आप इनको याद रखेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो आपके नारा दिया गया था वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में पूछा गया है। क्रांति करने के बाद में जो यहाँ के क्रांतिकारी है उन्होंने एक विशेष नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसका मतलब यही है आपके कि हमें यहाँ क्रांति करने के पश्चात दिल्ली की ओर प्रस्थान करना है और मार्ग में जहीं कहीं हमें ब्रिटिश अधिकारी, फिरंगी के तात्पर्य यहाँ पर होगी जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, ब्रिटिश व्यक्तित्व हैं, उनको हमें मारते हुए दिल्ली को आगे बढ़ना है। तो जो दिल्ली चलो मारो फिरेंगी की जो नारा है वह नारा आपके एरनपुरा के जो सैनिक टुकड़ी है, एरनपुरा छावनी के जो आपके सैनिक हैं उन्होंने आपके दिया है। जब आपके ये एरनपुरा के जो जोधपुर लीजियन के घुड़सवार हैं ये आपके दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में आपके एक स्थान विद्यार्थी आपके खेरवा नामक स्थान पर इनकी मुलाकात है जो आपके अव्वा के ठाकुर आपके कुशाल सिंह उनके सैनिकों से हुई। जैसे ही उनको ये पता लगा कि जो अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह है ये स्वयं आपके मारवाड़ के शासक तख्त सिंह और ब्रिटिश पदाधिकारियों से नाराज है, असंतुष्ट है और क्रांति में भाग लेने के इच्छुक है। जब ये बात आपके एरनपुरा के सैनिकों को पता चली तो एरनपुरा के जो सैनिक हैं वो आपके कुशाल सिंह के सेना के साथ जुड़ गए और यहीं से फिर आपके जो एरनपुरा की जो क्रांति है और जो अव्वा की क्रांति आपस में जुड़ जाती है और इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने फिर समय समय पर आपके ब्रिटिश पदाधिकारियों और आपके मारवाड़ के सैनिकों को परास्त किया है। उसी क्रम में फिर हम देखते हैं कि जो मारवाड़ की सेना के साथ ये आपके एरनपुरा के जो सैनिक हैं और कुशाल सिंह जो आपके चंपावत है अव्वा के ठाकुर उनके सैनिक हैं, इन दोनों का आपके मिश्रित रूप से 3-4 युद्ध होते हैं जिसमें आप पढ़ते हो बिथोड़ा का युद्ध, फिर आपके चेलावास का युद्ध, फिर आपके नारनौल का युद्ध और अंत में आप पढ़ते हो अव्वा का युद्ध। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अव्वा के अंदर जो क्रांति होती है और जो एरनपुरा के अंदर क्रांति होती है ये कोई 2 अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये 2 अलग अलग तरीके से शुरुआत हुई है लेकिन एक समय आने पर ये दोनों एक हो जाते हैं और फिर सम्मिलित रूप से इन दोनों ने आपके जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था है और जो मारवाड़ की जो शासन प्रणाली है जो रूढ़िवादी है और हम कह सकते हैं कि तख्त सिंह की जो नीतियों से ठाकुर कुशाल सिंह वैसे ही परेशान थे, तो दोनों ने मिलकर फिर आपके यहाँ पर क्रांति करने का निर्णय लिया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जब आपके ये एक आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, कई बार परीक्षा में से पूछते हैं कि आखिरकार जो ये ठाकुर कुशाल सिंह है उन्होंने 1857 में क्रांति में भाग क्यों लिया है। तो उसके संबंध में एक 2 घटनाएं हैं वो आप याद रखेंगे कि उस समय जो मारवाड़ के शासक थे उनका नाम था तख्त सिंह।
इनके बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। तख्त सिंह ने क्या किया है, ठाकुर कुशाल सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके कई विशेष अधिकार छीने हैं, जिनके बारे में हमने शुरुआत की पहले 1-2 क्लासों में बात कर ली है, तो उनकी यहां हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद में एक घटना ऐसी हो गई थी कि मारवाड़ के अंदर एक जागीर है बिथोड़ा, और बिथोड़ा के जो जागीरदार हैं, उस जागीरदार के जो पुत्र थे, उन पुत्र की हत्या आपके कुशाल सिंह जी ने कर दी थी। और बिथोड़ा के जो जागीरदार थे, उनके संबंध मारवाड़ के तख्त सिंह से अच्छे थे। तो मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ये सोच रहे हैं कि मेरे अधीनस्थ आने वाले एक जागीरदार की हत्या मेरे ही अधीनस्थ आने वाले दूसरे जागीरदार ने कर दी है, तो मेरी रियासत में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये एक प्रकार से मेरे साम्राज्य को चुनौती है, मेरे विशेष अधिकारों को चुनौती है। तो बिथोड़ा के जागीरदार के पुत्र की हत्या जब कुशाल सिंह जी ने की है, तो इस हत्या का बदला लेने के लिए मारवाड़ के सैनिक अवा पर आक्रमण करते हैं। और जब अवा पर आक्रमण करते हैं तो एक तरफ तो हो जाती है आपके मारवाड़ की सेना, और इस मारवाड़ की सेना का सामना फिर आपके मारवाड़ के 4 जागीरदार करते हैं, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो आपके हैं आसोप के ठाकुर, दूसरे हैं आपके जो आलनियावास है उनके ठाकुर, फिर आपके गुलर के ठाकुर, और अंत में आपके ये अव्वा के ठाकुर। ये चारों ही जो आपके जागीरें हैं, ये उस समय ब्रिटिश शक्तियों और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के विरोधी थी। आसोप के जो ठाकुर थे, उनका नाम था शिव सिंह, ये नाम आप याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछते हैं। आलनियावास के जो ठाकुर थे, उनका नाम था आपके अजीत सिंह। इसी प्रकार जो गुलर के ठाकुर थे, उनका नाम था आपके किशन सिंह। और इस बात से आप परिचित हैं, जो आपके अव्वा है, उनके जो ठाकुर है, उनका नाम है आपके कुशाल सिंह। तो इस प्रकार से ये जो चारों ठाकुर है, चारों आपके विद्रोही व्यक्तित्व है, इन्होंने सम्मिलित रूप से मारवाड़ की सेना को परास्त किया है, एक प्रकार से तख्त सिंह की सेना को परास्त किया है। तो इस प्रकार से तख्त सिंह मारवाड़ के अंदर अव्वा के ठाकुर के विरोधी थे, और क्योंकि तख्त सिंह ब्रिटिश सेना का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए एरनपुरा के सैनिक वैसे भी तख्त सिंह और अंग्रेजों के विरोधी बन गए हैं। इस प्रकार से एरनपुरा और कुशाल सिंह की सेना आपस में संयुक्त हो जाती है, और फिर संयुक्त होकर ही ब्रिटिश नीतियों का आपके वो विरोध करती है। और जहां इनका मिलन होता है, कई बार ये परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है कि उनका संपर्क पहली बार कहां होता है, तो खेरवा नामक स्थान पर होता है। और इस प्रकार से जो छोटी सी बात है आपको याद रखनी है, ताकि पता लग जाए आपको कि एरनपुरा के सैनिक और कुशाल सिंह के सैनिक कैसे आपस में एकजुट हुए। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी घटना घटी है विद्यार्थियों, कि जब आपके तख्त सिंह की जो मारवाड़ की सेना है, ये इस प्रकार के चारों विद्रोही ठाकुरों को पराजित नहीं कर पाई, तो उसके बाद में एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो उस समय हमारे पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने एक विचित्र प्रकार की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो ये मारवाड़ की सेना है, ये विद्रोहियों के इशारों पर नाचने वाली सेना है। मतलब कि मारवाड़ की सेना इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी सेना 4 विद्रोही ठाकुरों को परास्त नहीं कर पाई। इसका मतलब मारवाड़ की सेना कहीं ना कहीं विद्रोहियों के पक्ष में लड़ रही है, ना कि मारवाड़ के राजा के पक्ष में। तो जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के ये वक्तव्य, ये कथन है कि मारवाड़ की सेना विद्रोहियों के पक्ष में लड़ती है, विद्रोहियों के इशारों पर लड़ती है, ये एक प्रकार से एजेंट टू गवर्नर जनरल ने चेतावनी दी है मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को कि आपकी सेना पर ही नियंत्रण नहीं है, इसीलिए आप युद्ध में परास्त हो गए हो। और क्योंकि इस प्रकार मारवाड़ की सेना पराजित हो चुकी है, और एजेंट टू गवर्नर जनरल भी तख्त सिंह को चेतावनी दे रही है, इसलिए तख्त सिंह ने निर्णय लिया कि एक विशाल सेना भेजकर क्यों ना अव्वा और आपके एरनपुरा के सैनिकों को परास्त करके एजेंट टू गवर्नर जनरल को बताया जाए कि हमारे सैनिक मजबूत हैं, और हम ब्रिटिश के पक्ष में लड़ने वाले हैं, और हम किसी भी विद्रोही ठाकुरों को क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और क्रांतिकारियों को पराजित करने के दृष्टिकोण से मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने एक विशाल सेना अव्वा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी है। और जो पहली बार जो सेना भेजी गई थी, उस समय जो आपके मारवाड़ की सेना के जो मुख्य सेनापति थे ओनाड सिंह, उसके नेतृत्व में अव्वा के क्रांतिकारी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी है, और उनको निर्देश दिया गया है कि आप क्रांतिकारी को परास्त करके मारवाड़ के अंदर होने वाली जो क्रांति है उसको आप रोकें। लेकिन विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब ये पहली बार जो मारवाड़ की सेना क्रांतिकारी के विरुद्ध आई है, तो उसके मुख्य सेनापति तो ओनाड सिंह है, लेकिन ओनाड सिंह के साथ में कई और ब्रिटिश पदाधिकारी भी थे, कई आपके मारवाड़ के सैनिक पदाधिकारी भी थे। उनके नाम भी हमें याद होने चाहिए। अक्सर आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें इनके नाम आपके पूछ लिए जाते हैं। तो जो ये आपके ओनाड सिंह है, इन ओनाड सिंह का सहयोग करने के लिए दो
और इनके साथ जो आपके सैनिक पदाधिकारी आए हैं उनमें जो सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण नाम है वो है आपके राजमल लोढ़ा। इनका नाम आप याद रखेंगे। इनके साथ में जो दूसरा आपके सैनिक पदाधिकारी थे जिनका नाम पहले भी आप पढ़ चुके हो, वह थे आपके कुशलराज सिंह। इनके बाद में जो तीसरा नाम है वह है आपके छत्रसाल का। छत्रसाल के बाद में एक ब्रिटिश पदाधिकारी भी इनके साथ थे और इनका नाम था आपके हीथकोट। और इनके अलावा एक और इनके साथ आपके ब्रिटिश पदाधिकारी थे, माफ कीजिए आपके मारवाड़ के जो सैनिक पदाधिकारी थे उनका नाम था आपके विजयमल मेहता। तो इस प्रकार से आपके ये जो सैनिक पदाधिकारी हैं, जो मुख्य सैनिक पदाधिकारी हैं, उनके नाम भी आप याद रखेंगे कि जो ओनाड सिंह है, ओनाड सिंह के साथ में राजमल लोढ़ा, कुशलराज सिंघवी, छत्रसाल, विजयमल मेहता और एक ब्रिटिश पदाधिकारी आपके हीथकोट। अब जो ये संयुक्त सेना है ब्रिटिश पदाधिकारियों की और जो ये आपके मारवाड़ की, इनका सामना होता है आपके बिथोड़ नामक स्थान पर अव्वा के सैनिकों से। और ये सामना होता है आपके 8 सितंबर 1857 को। और क्योंकि बिथोड़ नामक स्थान पर सामना हुआ है, इसलिए इतिहास में इस युद्ध का नाम ही होगी आपके बिथोड़ा का युद्ध। और इस बिथोड़ा के युद्ध में मारवाड़ और ब्रिटिश सेना की हार होती है और जो अव्वा के सैनिक होते हैं, हम कह सकते हैं क्रांतिकारी हैं, उनकी आपके जीत हो जाती है। जीत होने के दौरान ही हम इस देखते हैं कि इसी युद्ध में, बिथोड़ा के युद्ध में, जो मारवाड़ की सेना के जो मुख्य सेनापति ओनाड सिंह ये मारे जाते हैं। अपनी पराजय को देखते हुए जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं आपके हीथकोट, ये बीच में ही आपके सेना को छोड़कर आपके भाग जाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना हुई है बिथोड़ा के युद्ध में। और बिथोड़ा के युद्ध ने हमारे राजस्थान में अव्वा के सैनिकों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। किस प्रकार से हमारे जो क्रांतिकारी है उन्होंने एक विशाल सेना, जिसमें मारवाड़ की सेना भी है और जिसमें आपकी ब्रिटिश सेना भी है, उन दोनों को आपके परास्त किया है। अब जो ये आपके मारवाड़ की सेना और ब्रिटिश सेना की पराजय हुई है, उससे हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल बड़े चिंतित थे। और उस समय जो हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल थे आपके पैट्रिक लॉरेंस ने मारवाड़ के जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन, उनके साथ मिलकर एक सेना लेकर क्रांतिकारी के विरुद्ध गए। और चेलावास नामक स्थान पर क्रांतिकारियों और एजेंट टू गवर्नर जनरल और मेक मोशन के अधीन जो ब्रिटिश सेना है उनका सामना होता है चेलावास नामक स्थान पर। इसलिए इस युद्ध को ही इतिहास में चेलावास का युद्ध कहते हैं। चेलावास के अलावा इस युद्ध का एक और हमें नाम दिखाई देता है, वो है काला और गोरों का युद्ध। तो ये भी नाम आप याद रखें। 10 दिन बाद, तो 8 सितंबर को आपके बिथोड़ा युद्ध होता है, उसके 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को आप ये चेलावास का युद्ध होता है। और इस चेलावास के युद्ध में वही कहानी होती है जो आपके बिथोड़ा युद्ध में होती है। चेलावास के युद्ध में भी आपके जो आपकी क्रांतिकारी सेना उनकी जीत होती है और ब्रिटिश सेना की हार हो जाती है। और इसी चेलावास के युद्ध में जो आपकी मेक मोशन है वो आपके मारे जाते हैं। तो बिथोड़ा युद्ध में तो आपके मारवाड़ के सेनापति ओनाड सिंह मारे गए हैं और चेलावास के युद्ध के अंदर आपके जो ब्रिटिश पदाधिकारी हैं, कह सकते हैं कि मारवाड़ के जो आपके पॉलिटिकल एजेंट है मेक मोशन, वो आपके मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दो युद्धों में मारवाड़ के जो आपके तख्त सिंह है और जो ब्रिटिश सेना है उनकी स्थिति को आपकी गिरा दिया है। और जो हमारे क्रांतिकारी है उनकी सैनिक प्रतिष्ठा बहुत ऊंचे पहुंच सकी है। अब अपनी इन्हीं विजयों से खुश होकर ही आपके जो मारवाड़ के जो क्रांतिकारी हैं, अव्वा के जो क्रांतिकारी हैं, वो निरंतर आपकी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनको दिल्ली तक नहीं पहुंचने देना और मार्ग में उन्हें परास्त करने के लिए जो आपके नारनौल, वर्तमान हरियाणा में है, नारनौल नामक स्थान पर फिर से आपके मारवाड़ की जो सेना है और जो आपके जो क्रांतिकारी सेना है उनके बीच के अंदर फिर से एक युद्ध होता है 16 नवंबर 1857 को। तारीख बिल्कुल क्रम से ही है, तो आप इन्हें याद रखने में आपको कोई दुविधा नहीं होगी। 16 नवंबर 1857 को नारनौल नामक स्थान पर फिर से मारवाड़ की सेना और क्रांतिकारी के बीच युद्ध होता है। यहाँ पर जो मारवाड़ की सेना है उसका नेतृत्व करने वाले एक कुशलराज सिंह भी थे। कुशलराज सिंह के साथ जो कुचामन के जो ठाकुर थे जिनका नाम था केसरी सिंह, कुचामन के ठाकुर केसरी सिंह, इन दोनों ने यहाँ पर मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया है। और नारनौल का युद्ध जो आपके 16 नवंबर 1857 को हो रहा है, इस नारनौल के युद्ध में पहली बार जो हमारी ये क्रांतिकारी सेना है, हम कह सकते हैं कि अव्वा की जो सेना है या एरनपुरा के जो सैनिक है पहली बार परास्त होते हैं। तो बिथोड़ा के युद्ध के अंदर तो क्रांतिकारियों की जीत हुई है, चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारियों की जीत हुई है, लेकिन जो नारनौल का युद्ध होता है उसमें पहली बार हमारे जो क्रांतिकारी है उनकी हार हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 युद्धों में तो उनकी जीत हुई है और तीसरे युद्ध के अंदर हमारे जो क्रांतिकारी है उनकी आपके हार हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भले ही ब्रिटिश आपकी सेना जीत गई है, लेकिन इस जीत में भी उनका एक जो सैनिक पदाधिकारी घराड़ वो आपके मारे गए हैं। तो 3 युद्ध और 3 आपके सेनापतियों की
आपकी मृत्यु आपको ध्यान रखनी है। बिथोड़ा में तो आपके उनाट सिंह, चेलावास के युद्ध में आपके मेघ मौसन और नारनौल के युद्ध में आपके गर्राट। नारनौल के युद्ध के बाद में जो हमारे सैनिक हैं या हम कह सकते क्रांतिकारी है, उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। कैसे कमजोर हुई है? जैसे नारनौल के अंदर आपके मारवाड़ की सेना जीत जाती है तो सबसे पहले मारवाड़ के आपके शासक तख्त सिंह, उन्होंने आसोप के साथ में आलनियावास और आलनियावास के साथ में आपके गुलर, इन तीनों की जागीरें जब्त कर ली। अर्थात जो इनकी जागीरें हैं वो अब मारवाड़ के शासक के अधीन आ चुकी हैं। अब यहाँ के जागीरदारों के पास किसी प्रकार की जागीर नहीं है। जो आपके आसोप के ठाकुर है शिवनाथ, इनको बंदी बना लिया गया है और इनको आपके जो जोधपुर का किला है उसमें नजरबंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से अब अहुआ के सैनिकों को शिवनाथ का सहयोग आपके नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार जो आलनेवास के ठाकुर थे अजीत सिंह और गुलर के ठाकुर थे आपके किशन सिंह, ये दोनों ही मारवाड़ की सेना से बचने के लिए जो शेखावाटी क्षेत्र है उस तरफ चले गए। तो जो अहुआ के क्रांतिकारी हैं, एरिनपुरा के क्रांतिकारी हैं, जिनको पहले निरंतर आसोप आलनेवास गुलर के सैनिकों का सहयोग मिल रहा था, वहां के ठाकुरों का सहयोग मिल रहा था, वो सहयोग मिलना आपके बंद हो चुका है। तो इस प्रकार से जो आपके नारनौल का युद्ध हुआ है उसके बाद में मारवाड़ की सेना की प्रतिष्ठा बढ़ गई है और हमारे क्रांतिकारी जो सैनिक प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ी सी आपकी कमी आई है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें एक और बात ये भी है कि जब आपके आसोप आलनेवास गुलर के ठाकुरों का सहयोग नहीं मिला आपके कुशाल सिंह को, तो उनकी सैनिक आपकी शक्ति क्षीण हो गई है। और जब विरोधियों की सैनिक शक्ति क्षीण होती है तो कोशिश ये की जाती है कि उन्हें पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो मारवाड़ शासक तख्त सिंह है और जो ब्रिटिश पदाधिकारी है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये इस सही अवसर पर एक बार पुनः अहुआ पर आक्रमण कर दिया जाए ताकि अहुआ के जितने भी क्रांतिकारी उन सबको समाप्त कर दिया। इसीलिए जनवरी 1858 को जो मारवाड़ के कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मोरिसन से पहले हमारे पॉलिटिकल एजेंट थे आपके मेघ मौसन, और मेघ मौसन मारे जा चुके हैं, इसलिए आपके जो कार्यकारी पॉलिटिकल एजेंट है मोरिसन और उनके साथ में एक और ब्रिटिश पदाधिकारी होम्स, ये दोनों सेना लेकर आते हैं। ये जनवरी 1858 के आसपास की घटना है और इस ब्रिटिश सेना ने तीव्र गति से अहुआ पर आक्रमण किया। और इस तीव्र गति से होने वाले आक्रमण में, क्योंकि पहले से ही अहुआ की स्थिति अब कमजोर हो रही है नारनौल युद्ध के बाद में, तो इस तेज गति से होने वाले हमले को अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह संभाल नहीं पाए और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह दूसरे मेवाड़ क्षेत्र के जो आपके ब्रिटिशों के विरुद्ध के जो आपके ठाकुर है उनसे सहयोग लेने के लिए और सैनिक सहायता जुटाने के लिए अपनी संपूर्ण सेना का नेतृत्व अपने भाई परतु सिंह को सौंप देते हैं। और इस प्रकार से इस अहुआ के युद्ध में वहां के सैनिकों को कुशाल सिंह का नेतृत्व भी नहीं मिल पाता है और परतु सिंह अचानक आने वाली जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाए और इस अहुआ के युद्ध में भी आपके हमारे जो क्रांतिकारी हैं, अहुआ के जो सैनिक हैं, उनकी आपके हार हो जाती है। तो इस प्रकार से पहले जो दो युद्ध हैं आपके बिथोड़ा के युद्ध और चेलावास के युद्ध, इसमें तो हमारे क्रांतिकारी की जीत होती है। और जो हमारे नारनौल का युद्ध और जनवरी 1858 में होने वाला जो आपके अहुआ का युद्ध है, इसमें ब्रिटिश सेना या हम कह सकते हैं कि मारवाड़ी सेना की आपकी विजय होती है। तो इस प्रकार से जो एक हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है क्रांतिकारियों का, किस प्रकार से उच्च स्तर से फिर आपके धीरे धीरे घटते घटते आपके अहुआ के युद्ध में बिल्कुल वो आपके क्षीण हो चुके हैं। वो एक छोटी सी कहानी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, रटेंगे नहीं कि आपके कौन से युद्ध कब हुआ है, कौन मारे गए हैं। कहानी की दृष्टिकोण से आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अब अहुआ के युद्ध में जब आपके मारवाड़ की अहुआ के युद्ध में जब आपके अहुआ के सैनिक परास्त हुए हैं तो उसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो कि जो अहुआ की जागीर है उस पर भी मारवाड़ के जो शासक है या आप हम कह सकते हैं मुखिया तख्त सिंह ने, उन्होंने अपना इस पर आपके आधिपत्य कर लिया। हम कह सकते हैं कि जो अहुआ की जागीर है उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो पहला आपका परिणाम यही निकला कि जैसे अहुआ के युद्ध में कुशाल सिंह की हार हुई है तो उनकी जागीरें जब्त कर ली है, जबकि आसोप आलनेवास गुलर की जागीरें तो पहले ही मारवाड़ के शासक ने जब्त कर ली थी। दूसरा हमें यहाँ पर एक और चीज दिखाई दे रही है, वो है सुगाली माता के मंदिर से जुड़ी हुई। सुगाली माता हम जानते हैं इनका मंदिर अहुआ में बना हुआ है और इनको क्रांतिकारियों की इष्ट देवी कहा जाता है। इनकी मूर्ति भी आपके जो विरोधी सैनिक थे, ब्रिटिशों के सैनिक थे, मारवाड़ के शासक के सैनिक थे, वो उठाकर आपके ले गए। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और अब क्योंकि अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास ना तो अपनी जागीर है ना अपने सैनिक हैं, तो वह सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति संपर्क करते हैं उनका नाम है तात्या टोपे। क्योंकि तात्या टोपे भी आपके ब्रिटिशों के विरोधी है, तो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी को ये लगा कि क्यों ना तात्या टोपे संपर्क स्थापित किया जाए, फिर से सैनिक शक्ति को बढ़ाया जाए
और फिर से मारवाड़ और ब्रिटिश के विरुद्ध आपकी युद्ध लड़ा जाए और अपनी जागीर को हम प्राप्त कर सकते हैं। और तैते टोपे के साथ में ही जो मेवाड़ के दो ठिकाने हैं, एक का आपके नाम है आपके कोठारिया और दूसरे जो है आपके सेलूमर। ये दोनों ही ठिकाने आपके अंग्रेजों में विरोधी थे। कोठारिया के ठाकुर जोधराज और सेलूमर के केसर सिंह, इन दोनों से भी आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने संपर्क स्थापित किया, लेकिन वहां से भी उनको कोई उतनी सहायता नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह है अंत तक लड़ते रहे, लेकिन उनको ब्रिटिश विरुद्ध वो सहायता और वो सफलता नहीं मिल पाई जो वो आपके चाहते हैं। और कुछ साल बाद 1860 के आसपास जो मध्य प्रदेश में एक स्थान है नीमच, नीमच के अंदर फिर आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और कुछ साल बाद 1864 के आसपास 1864 के आसपास उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1860 में जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने अपनी जागीरें मारवाड़ के शासक तख्त सिंह से फिर से मांगी थी, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाई। 4 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है ताकि वो अपनी जागीर को फिर से प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी मृत्यु परंत वो अपनी जागीर पर फिर से अपना अधिकार नहीं कर पाए। 1868 के आसपास ठाकुर कुशाल सिंह के पुत्र थे जिनका नाम था देवी सिंह। फिर देवी सिंह ने 1868 के आसपास अपनी जागीर पर फिर से अपना अधिकार किया। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे सेगमेंट के अंदर किस प्रकार से एरनपुरा में क्रांति की शुरुआत हुई है और वो क्रांति किस प्रकार से फिर आपके अउवा के क्रांतिकारी से जुड़ी है और उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई है, उन सारी घटनाओं को हमने यहाँ जानने का प्रयास किया है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, आप उनको इस प्रकार से अंगुली पर नहीं रटे कि भी थोड़ा युद्ध हुआ 8 सितंबर को, चिल्लावाज युद्ध हुआ 18 सितंबर को, नारनायक युद्ध हुआ 16 नवंबर 1857 को, ऐसा कुछ रटे नहीं। आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको याद होगी। क्रमबद्ध रूप से पढ़ने का फायदा यह है कि आपको सारी जो किस्से कहानियां वो समझ में भी आती है और आपके दिमाग में वो स्थायी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने नसीराबाद के बाद में आपके नीमच, फिर देवली और एरनपुरा और अउवा के संघर्ष को देखा। अब हम कोटा में किस प्रकार से क्रांति हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोटा के संदर्भ में बात करें साथियों, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजस्थान में अगर सबसे लंबी अवधि तक कहीं क्रांति हुई है तो वो आपके कोटा में हुई है। और राजस्थान में होने वाली जो विभिन्न स्थानों पर क्रांति हुई है उनमें अगर जन क्रांति का या जन क्रांति की संज्ञा किसी क्रांति को दी जाए, किसी स्थल को दी जाए, तो वह आपके कोटा की क्रांति। क्योंकि कोटा की क्रांति में आम लोग इस प्रकार से सम्मिलित हुए हैं, उनकी सहभागिता उस स्तर पर हमें दिखाई दे रही है कि इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोटा में होने वाली क्रांति को हम राजस्थान के संदर्भ में जन क्रांति की संज्ञा आपके दे सकते हैं। तो कोटा में किस प्रकार से क्रांति हुई है, वहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, उनको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार कोटा में इतने वृहद स्तर पर क्रांति क्यों हुई है। वैसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो क्रांति से पहले हुई थी, जिनकी वजह से क्रांति के दौरान जो वहां के जो आम लोग हैं, वहां के जो क्रांतिकारी है, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस क्रांति में आपके भाग लिया है। कोटा के जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। इस संदर्भ में हमने पहले भी बात कर ली थी, जो हमने देखा था कि तत्कालीन पदाधिकारियों में हमने ये बात है आपके पढ़ी भी थी कि जो कोटा के शासक थे वो राम सिंह द्वितीय थे और ये ब्रिटिशों को समर्थक थे। और कोटा के जो आम लोग, आम जो जन है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उनका शासक कोटा के आम व्यक्तियों के हितों की जगह ब्रिटिशों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो वहां के जो आम लोग हैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके शासक ब्रिटिशों की हितैषी है। एक हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से कोटा के 2 भाग कर दिए थे और एक नई रियासत बना दी थी जिसका नाम था आपके झालावाड़। कोटा के जो आम व्यक्ति हैं और जो वहां के विद्वान जन है, या हम कह सकते हैं कि वहां के जो सैनिक है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि एक विदेशी शक्ति किस प्रकार से उन्हीं के शासकों को दबाकर उन्हीं की रियासत के 2 भाग कर दिए, एक कोटा हो गया और एक झालावाड़ हो गया। इसलिए यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के जो सैनिक हैं, उनके मन में एक आपके ये भावना थी कि समय आएगा तो हम अपने जो रियासत का जो बंटवारा हुआ है, इस बंटवारे का जरूर आपके बदला लिया जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों, कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था मेजर बर्टन, आप सब इन नाम से भली भांति परिचित हैं। और ये बर्टन का कोटा के अंदर इतना हस्तक्षेप बढ़ गया था कि इस बात को भी वहां के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शासक तो राम सिंह द्वितीय हैं, लेकिन जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जो सारे अधिकार है, वो आपको बर्टन को दे दिए गए हैं। और बर्टन का निरंतर आपके कोटा के अंदर हस्तक्षेप बढ़ रहा है और यहाँ के जो आम जन है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस समय क्रांति भी हो रही है, तो कोटा के आम नागरिकों को, वहां के सैनिकों की ये बात लगी कि इस समय ये सही अवसर है कि क्रांति की जाए और जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उनका हम बदला लेंगे, या फिर हमें जो स्थिति चाहिए उन स्थिति को हम स्थापित करेंगे और कोटा से
ब्रिटिश जो आपके पदाधिकारी हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर कोटा में आपके वहां के नागरिकों ने क्रांति की है। इस क्रांति के दौरान ही विद्यार्थियों जो बर्टन है वो बर्टन आपके कोटा शहर में आते हैं और कोटा शहर की स्थिति को जायजा लेना चाहते हैं, लेकिन राम सिंह द्वितीय बर्टन को मना कर देते हैं। राम सिंह द्वितीय का मानना था कि भी कोटा शहर की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पर कभी भी क्रांति शुरू हो सकती है। तो बर्टन को कहते हैं कि आप ये अभी सही समय नहीं है, अभी आप कोटा नहीं आए, जब सही समय होगा तो हम स्वयं आपको बुला लेंगे। लेकिन विद्यार्थियों ये जो आपके बर्टन है ये आपके राम सिंह द्वितीय की सलाह को स्वीकार नहीं करते हैं और ये आपके कोटा में आ जाते हैं और वहां पर कुछ विशेष गतिविधियां करते हैं जिनकी वजह से यहाँ के जो सैनिक है वो और आपके नाराज हो जाते हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए कोटा के अंदर आपके दो सैनिक अधिकारी थे या दो व्यक्तित्व हैं, आप सब ने इनका नाम सुना होगा। एक तो थे वकील जयदयाल भटनागर, इनका नाम आपने जरूर सुना है, वकील जयदयाल आपके भटनागर। और जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उनका नाम है रिसालदार मेहराब खां। और रिसालदार मेहराब खां और जयदयाल भटनागर इन दोनों ने मिलकर ही कोटा में क्रांति का आपके नेतृत्व किया है। और 15 अक्टूबर आपके 1857 को 15 अक्टूबर 1857 को उन्होंने कोटा में क्रांति का बिगुल बजाया है। जिस प्रकार से 23 अगस्त 1857 को आपके नसीराबाद की सैनिक छावनी में क्रांति हुई है, ठीक उसी प्रकार 14 अक्टूबर माफ कीजिए 15 अक्टूबर 1857 को वकील जयदयाल भटनागर और रिसालदार मेहराब खां ने कोटा के अंदर क्रांति का नेतृत्व किया है और क्रांति का आह्वान कर दिया है। जो ये रिसालदार मेहराब खां थे ये करौली के निवासी थे और कोटा की जो सैनिक टुकड़ी है उस सैनिक टुकड़ी का एक पद होता है रिसालदार, उस पद पर नियुक्त है आपके मेहराब खां। और जो जयदयाल भटनागर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक आपकी जगह है गोकुल के निवासी थे और राम सिंह द्वितीय के आपके वकील के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो ये जयदयाल भटनागर तो वकालत से जुड़े हुए थे और मेहराब खां ये आपके सैनिक टुकड़ी के रिसालदार पद से जुड़े हुए थे और इन दोनों ने ही 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की है। अब ये जो 15 अक्टूबर 1857 है ये तारीख आपको रटनी नहीं है, इसके पीछे भी एक कहानी है विद्यार्थियों। ऐसा माना जाता है कि जो बर्टन थे वह बर्टन आपके राम सिंह द्वितीय से मिले 14 अक्टूबर को और 14 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन ने राम सिंह द्वितीय को एक सलाह दी कि आप जो जयदयाल भटनागर हैं और जो मेहराब खां हैं उन दोनों को दंडित कीजिए। और जब ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे बर्टन और राम सिंह द्वितीय, तो इनकी वार्तालाप को जिस व्यक्ति ने सुना वो सारी वार्ताएं आपके भटनागर और मेहराब खां तक पहुंचा दी गई। जब आपके जयदयाल भटनागर और रिसालदार मेहराब खां को पता लगा कि इस प्रकार से बर्टन और राम सिंह द्वितीय गुप्त वार्ताएं कर रहे हैं और कभी भी सेना आ सकती है और उन दोनों को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि घटना 14 अक्टूबर की है, तो उसके अगले ही दिन इन दोनों व्यक्तियों ने बर्टन और राम सिंह द्वितीय को मौका ही नहीं दिया और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर क्रांति कर दी। तो 15 अक्टूबर 1857 क्रांति होती है, इसके पीछे भी एक घटना है जो आपके गुप्त वार्ताएं हुई है उसका एक इसमें योगदान रहा है। जैसे ही आपके मेहराब खां और जयदयाल भटनागर ने क्रांति की है तो उसमें कई सारी घटनाएं हुई है और इन घटनाओं से जुड़े कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो कोटा के अंदर एक सर्जन थे जिनका नाम था शेल्डर, इनकी हत्या आपके क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई है। इसके बाद में एक और डॉक्टर थे जिसका नाम था सेविल कोटम, सेविल कोटम की हत्या भी आपके जो क्रांतिकारी उन्होंने कर दी है। एक आपके कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय के एक दूत थे जो राम सिंह द्वितीय ने रिसालदार मेहराब खां और भटनागर के पास भेजा ताकि कोटा में शांति स्थापित हो सके। उस दूत का नाम था देवी सिंह, लेकिन क्रांतिकारियों ने देवी सिंह की भी हत्या कर दी। और ये बात आप सभी जानते हैं, आपने कई सारी किताबों में कई सारे पुस्तकों में पढ़ा है। इसके बाद में क्रांतिकारियों ने, क्योंकि बर्टन आपके हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कोटा के अंदर नकारात्मक भूमिका निभा रहे थे, कोटा के कोई क्रांतिकारी बर्टन की नीतियों से खुश नहीं थे, तो उसका बदला भी लेना था। तो क्रांतिकारियों ने बर्टन और जो उसके दो पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी। न केवल हत्या कर दी बल्कि बर्टन का सिर पूरा आपके कोटा शहर में घुमाया गया। अब आपको ऐसा लगता होगा कि बर्टन का सिर कोटा शहर में घुमाना कोई आम घटना है। देखिए विद्यार्थी, आम घटना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक भारतीय व्यक्ति की भी हत्या हो रही देवी सिंह की, और यहाँ पर एक ब्रिटिश पदाधिकारी की हत्या हो रही बर्टन की, लेकिन सैनिकों ने देवी सिंह का सिर कोटा शहर में नहीं घुमाया, बर्टन का सिर आपके पूरे कोटा शहर में घुमाया, ताकि आम लोगों को ये मैसेज दिया जाए, ये संदेश दिया जाए कि क्रांतिकारी किसी से डरते नहीं है, क्रांतिकारी भारतीयों के विरोधी नहीं है, क्रांतिकारी ब्रिटिश पदाधिकारी उनकी नीतियों के विरोधी है। और ये बात संकेत के रूप में आम लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाई, किस प्रकार से बात उनकी पहुंचे, उसको ही ध्यान में रखते हुए उसी के मद्देनजर फिर क्रांतिकारियों ने
जो आपके बर्तन का सिर है पूरा कोटा शहर में घुमाया गया है। अब इतनी सारी हत्याएं हुई हैं तो राम सिंह द्वितीय की स्थिति कमजोर हो गई है और इसी समय जो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय है उनको भी बंदी बना लिया जाता है और 5 महीने तक कोटा शहर पर आपके क्रांतिकारियों को अधिकार रहता है और 5 महीने तक राम सिंह द्वितीय एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि आपके जो क्रांतिकारी उनके आपके बंधक रहते हैं। जब राम सिंह द्वितीय बंधक थे तब उन्होंने करौली के शासक मदन पाल, इनका नाम हम पहले पढ़ चुके। देखिए विद्यार्थी, हमने खूब सारे शासकों का नाम पढ़े। मारवाड़ के तख्त सिंह का हमने नाम पढ़ लिया, फिर मेवाड़ के स्वरूप सिंह का नाम पढ़ लिया, अब भी हमने कोटा के आपके राम सिंह द्वितीय का नाम पढ़ लिया और अब हम करौली के शासक मदन पाल का नाम पढ़ रहे हैं। ये मदन पाल भी आपके ब्रिटिश समर्थक थे। तो आपके राम सिंह द्वितीय जब बंदी थे कोटा के अंदर तो उन्होंने मदद के लिए करौली के शासक मदन पाल और उस समय के एजेंट टू गवर्नर जनरल को पत्र लिखा और सहायता मांगी कि आप सेना भेजिए कोटा के अंदर और मुझे इससे क्रांतिकारियों से मुक्त करवाइए। लेकिन जो ये पत्र भेजा जाता है ये पत्र भी क्रांतिकारियों को हाथ लग जाता है और क्रांतिकारियों को पता लग जाता है कि बंदी बनने के बावजूद भी राम सिंह द्वितीय अभी भी ये चाहते हैं कि कोई उनके समर्थक सेना आए और कोटा से उनको मुक्त कर ले जाए। और इस प्रकार से क्रांतिकारियों को लगा कि कुछ ऐसा और कार्य करना पड़ेगा जिनसे राम सिंह द्वितीय अपनी हार पूर्णतः स्वीकार कर ले और वो क्रांतिकारियों का समर्थक बन जाए और कोटा में क्रांतिकारियों का समर्थक करते हुए ब्रिटिश सेना का विरोधी हो जाए। तो इसी दौरान जो ये आपके जयदयाल भटनागर हैं और मेराब खां हैं, ये दोनों राम सिंह द्वितीय के पास जाते हैं और राम सिंह द्वितीय से फिर एक संधि करते हैं और उस संधि में कुल आपकी 9 धाराएं होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन 9 धाराओं में से एक धारा यह थी कि कोटा में होने वाली क्रांति का नेतृत्व जयदयाल भटनागर और मेराब खां ने नहीं किया है, स्वयं राम सिंह द्वितीय ने किया है। और इसमें ये बात भी लिखी गई थी कि कोटा में जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो सारी की सारी हत्याएं राम सिंह द्वितीय के निर्देशानुसार हुई है। यानी जो हमारे क्रांतिकारी हैं जयदयाल भटनागर और मेराब खां, उन्होंने राम सिंह द्वितीय पर इतना आपके दबाव बनाया, उनको इतना मजबूर किया कि राम सिंह द्वितीय की बात माननी पड़ी कि कोटा में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं के पीछे जो कारण है वो खुद है, ना कि आपके मेराब खां और आपके भटनागर। तो इस प्रकार से इस घटना से हमें ये बात पता चलती है कि कोटा के अंदर राम सिंह द्वितीय की स्थिति एक बंधक के समान हो गई है। उनको जो कहा जा रहा है वो आपके वो कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रही और समय के साथ कुछ बदलाव आया। राम सिंह द्वितीय ने पुनः आपके करौली के आपके शासक है मदन पाल और एजेंट टू गवर्नर जनरल को पत्र लिखा और सैनिक सहायता का आपकी मांग की। और धीरे धीरे जो आपके मदन पाल के सैनिक हैं, कुछ ब्रिटिश सैनिक हैं, कुछ आपके राम सिंह द्वितीय के समर्थित सैनिक हैं, वो कोटा के महल के अंदर आ जाते हैं। और कोटा के महल के अंदर जो सेना का अधिकांश भाग जो पहले क्रांतिकारियों का था, धीरे धीरे उनकी जगह आपके जो राम सिंह द्वितीय के जो समर्थक सैनिक उन्होंने ले ली। इसी दौरान आपके ये जो मेराब खां है उनको ऐसा लगा कि कोटा के महल और कोटा के शहर पर उनका नियंत्रण कम होता जा रहा है। जो उनके सैनिक है उनकी संख्या कम हो रही है और शासकों के सैनिकों की समर्थकों की संख्या आपके बढ़ गई है। तो मेराब खां ने क्या किया, जो संबलगढ़ के शासक है गोविंदराज, उनको पत्र लिखा और गोविंदराज से मांग की कि आप कोटा के अंदर हमारे सहयोग के लिए सेना भेजें। लेकिन गोविंदराज ने विश्वासघात किया और ये पत्र ब्रिटिश पदाधिकारियों के पास पहुंचा दिया। और जैसे ये पत्र ब्रिटिश पदाधिकारियों के पास पहुंचा तब उन्हें पता लग गया कि कोटा शहर के अंदर अब स्थितियां जो है वो क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं है, राम सिंह द्वितीय के पक्ष में है। और ये सही अवसर है कि एक विशाल सेना कोटा भेजी जाए और क्रांतिकारियों का दमन किया जाए। और कोटा के अंदर क्रांति का दमन करने के लिए ही फिर मार्च 1858 एक सेना भेजी जाती है और उस सेना का जो नेतृत्व करता होते हैं वह है रॉबर्ट्स। इनका नाम परीक्षा में खूब बार पूछा गया है। और रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना कोटा भेजी जाती है और 30 मार्च 1858 को, यह तारीख भी आपको याद रखनी है, 30 मार्च 1858 को कोटा शहर पर फिर से आपकी ब्रिटिश सेना का अधिकार हो जाता है। और 1859 के अंदर मेराब खां को और 1860 के अंदर आपके जयदयाल को, दोनों को नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। और इस प्रकार से हमारे कोटा के जो महान क्रांतिकारी हैं जयदयाल भटनागर और रिसालदार मेराब खां, उनका अंत होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सीमित संसाधनों के साथ, सीमित सैनिकों के साथ 6 महीने तक कोटा शहर पर नियंत्रण रखा। अब विद्यार्थियों, 6 महीने तक एक आम सैनिकों ने कोटा शहर पर नियंत्रण रखा है, तो इसके पीछे हमें ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिल जाता तब तक कोई भी व्यक्ति शासक को हटाकर उसी जगह अपनी शासन व्यवस्था नहीं चला सकता।
6 महीने तक इन दोनों क्रांतिकारियों ने कोटा पर अपनी शासन व्यवस्था चलाई है। तो इसके पीछे यही बात है कि वहां का आम व्यक्ति, वहां का आम जन, साधारण जन इन दोनों क्रांतिकारियों का समर्थक हो गया था, और इसीलिए राम सिंह द्वितीय ना चाहते हुए भी आपके बंधक बना रहा। और इसीलिए क्योंकि आम लोगों की सहभागिता इतनी हो गई है कोटा के अंदर, इसलिए इतिहासकार कोटा में होने वाले क्रांति को जन क्रांति की आपकी संज्ञा देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, 1860 के बाद में यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। कोटा में क्रांति जो घटनाएं हुई है उनका आपके एक प्रकार से विश्लेषण करने के लिए फिर इन्हीं रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक आयोग बिठाया गया, और इस आयोग ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोटा में होने वाली जो क्रांति है उसमें जो आपके राम सिंह द्वितीय निरपराध है, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो क्रांति के दौरान होने वाली घटनाओं की जो स्वीकारोक्ति की है वो क्रांतिकारियों के दबाव में आकर की है, और राम सिंह द्वितीय एक प्रकार से निरपराध है। लेकिन इतनी बड़ी घटनाएं हो गई हैं तो एक शासक की जिम्मेदारी भी बनती है कि इन घटनाओं को रोके। लेकिन राम सिंह द्वितीय इन सारी घटनाओं को रोक नहीं पाया। अपराध तो उसका नहीं है, लेकिन वो घटनाओं को रोक नहीं पाया, इसकी कमजोरी है। इसलिए अंग्रेजों ने कोटा रियासत को दंडित करने के लिए जो उनकी तोपों की सलामी की संख्या 15 थी उसे घटाकर आपके 11 कर दी। इस प्रकार से आपके कोटा के शासक को निर अपराध भी घोषित कर दिया, लेकिन उसकी गलतियों के लिए आपके दंडित भी किया गया। तो विद्यार्थियों, इस कक्षा में हमने एरनपुरा के बाद में अउवा, और अउवा के बाद में किस प्रकार से कोटा में क्रांति हुई है उसके बारे में हमने संपूर्ण बातें की हैं। अब अगली क्लास में जो भी राजस्थान के संदर्भ में जो छोटे मोटे स्थान है क्रांतिकाल के केंद्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।